आजकल एक ड्रामा चल रहा है दिल नादान। उसमें जो मेन फीमेल लीड है नायाब, वो बेचारी बड़ी मासूम सी और बड़ी उदास सी एक लड़की है जो बहुत गरीब है। और फिर एक शहजादा आता है ज़ावियार जो कि बहुत अमीर है और वो उसको उस मिजरेबल ज़िंदगी से निकाल लेता है। और हमारे यहाँ ड्रामाज में तो यही दिखाया जाता है ना कि जो हीरोइन होती है उसको कोई ना कोई रेस्क्यू करता है, मोस्ट लाइकली कोई शहजादा हीरो। तो ये तो हो गई ड्रामे की हीरोइन। अब रियल लाइफ में हीरोइन कैसे होती है? आज हमारे साथ हैं आफिया सलाम, जो एक बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस को हेड ऑन लेती हैं। शी इज़ ऑल्सो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। पॉडकास्ट पूरी देखिएगा। आफिया, पिंक अक्टूबर चल रहा है। एज अ कैंसर सर्वाइवर, व्हाट डज इट मीन टू यू? एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक महीना है ख़ास जो इसके लिए मुख्तस किया गया है। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, हमारे वक्त में ऐसे नहीं होता था। और हमारे वक्त से मेरी मुराद आज से को 25 साल पहले की है। तो पिंक का कलर इसके साथ एसोशिएट होना, उसके लिए एक महीना और फिर एक दिन भी ख़ास इसके लिए मुख्तस होना, उससे होता ये है कि एक वो जो आपके माहौल में एक जनरल सी कन्वर्सेशन हो रही होती है ना, वो नैरो डाउन होकर फोकस हो जाती है। और ये फोकस बहुत ज़रूरी है। तो हर अक्टूबर इस चीज़ पे जब बातचीत होती है तो एक वो कलेक्टिव आपके पास इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, आप लोगों को बता भी पाते हैं, आगाही भी फैलती है, उसके बाद कुछ सॉल्यूशंस की तरफ भी बढ़ते हैं। तो इसकी बहुत अहमियत है। बिल्कुल जैसे लोग कहते हैं ना कि मदर्स डे तो क्यों हर साल का हर दिन क्यों नहीं है मदर्स डे, होता है, लेकिन उस एक ख़ास दिन आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस हो जाता है। बिल्कुल। सो आई थिंक ये डेज जो है इनकी अहमियत है। और हमें ये अवेयरनेस को ये तो पूरा महीना है इसके लिए, क्योंकि इसके लिए एक दिन काफ़ी नहीं है। और क्योंकि और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के अराउंड जिस तरह के टैबूज भी हैं उसके बारे में भी मैं आपसे आगे जाके पूछना चाहूँगी। लेकिन अभी जब हम इस पॉडकास्ट के बारे में ऑब्वियसली ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर रहे थे, एंड देन आई फाउंड आउट कि योर मदर ऑल्सो हैड कैंसर एंड देन यू हैड इट एंड देन यू हैड किड्स। और फिर हमें एक बात ना बोली जाती है मदरहुड के बारे में कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ बेबी। और हमें ना एक मुझे ऐसा लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हमें एक विलेज प्रॉमिस किया जाता है कि वो हमारी स्ट्रगल्स में और हमें एक सपोर्ट सिस्टम होगा। सो सीइंग योर मदर एंड देन हैविंग इट योरसेल्फ और फिर बच्चे, हाउ वाज लाइफ? डिड यू हैड द विलेज वी वर प्रॉमिस्ड? I am one of those very lucky person who had the village. हाँ, मेरी दोस्तें जो हैं वो मेरा विलेज, मेरी फैमिली मेरा विलेज था। मेरी मदर उस वक्त रिमिशन में थी जब मुझे हुआ। रिमिशन का मतलब सिर्फ रिमिशन होता है, ये नहीं कि आप कैंसर फ्री कहला दिए। तो उसके बाद उन्होंने आके जिस तरह से मेरी सपोर्ट वो बनी। फिर जब उनका अगेन रिलैप्स हुआ तो मैं उनकी सपोर्ट बनी। कोई मेरा कीमो सेशन ऐसा नहीं होता था कि मैं उससे घर आऊँ और थोड़ी देर के बाद मेरे फर्स्ट फ्लोर पे मेरा घर था, मुझे सीढ़ियों पे कदमों की चाप नहीं सुनाई दे रही। और मेरी दोस्त आ चुकी होती थी एक फूलों का गुलदस्ता लेके, कोई दूसरी दोस्त आके जनाब कोई सूप छोड़ गई, कुछ छोड़ गई, बच्चों को कहीं ले जाना है, बच्चों को देखना है। तो वो विलेज है ना ये। तो मैं तो उस लिहाज से बहुत लकी थी। मेरे दफ्तर के लोग आते जाते रहते थे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत हुई तो मतलब कोई अपील नहीं करनी पड़ी, बस उन्हें वो कहते थे ये बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है। सो आई एम वन ऑफ दोज लकी पर्सन्स। लेकिन मुझे मालूम है कि सबके पास ये लक नहीं होती, प्रिविलेज नहीं होता है। उनके लिए वाकई ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बच्चों को पालना जब आप खुद 100% इवन कील पे नहीं हो सेहत के हवाले से, बहुत मुश्किल काम है। और फैमिली का रिएक्शन, बच्चों का रिएक्शन, योर डॉटर, बच्चे छोटे थे मेरे, ठीक है, उनको इस चीज़ की समझ नहीं थी। मेरी सबसे छोटी बेटी जो थी वो भी 3.5 साल की थी। वो उस वक्त मेरे ऊपर सोती थी और सोने के बाद में उसको फिर बिस्तर पर डाल दिया करती थी। वो इतनी छोटी थी तो उसको तो ये समझ थी नहीं। उससे बड़ा मेरा बेटा था जो कि उस वक्त शायद 7 साल का था। उससे बड़ी मेरी बेटी 8 साल की थी। सो दे वर दैट इन बिटवीन स्टेज जिसमें उन्हें ये पता था कि अम्मी बीमार हैं, क्योंकि कीमो के रिएक्शंस भी होते थे। लेकिन वो उनको काफ़ी दिन बाद पता चला। और तब अम्मी मेरी वहाँ आके रह रही थी, फ्रेंड्स आती जाती थी, तो उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। ठीक है, मेरे पास हेल्प भी थी जो कि पहले से थी,
नॉट जस्ट दैट, वो तो जब से मेरी बेटी बड़ी पैदा हुई थी तब से थी। तो चीज़ों को हमने शिफ्ट किया, मूव किया, एडजस्ट किया, और कोई वाटर टाइट किस्म की लिविंग नहीं थी कि बस ये इतने बजे ये होना है तो होना है, और बस यही होना है और यही खाना है, वो कुछ है। जैसे जैसे चेंजेस आते गए मेरी अपनी रिक्वायरमेंट में, मेरी सेहत में, मैंने दफ्तर कभी नहीं छोड़ा। मैं कीमो करा के दफ्तर चली जाती थी। तो उसमें वहाँ पे मेरे सारे जो कॉलीग्स थे उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया, मेरे बॉस ने मेरा बहुत साथ दिया। सो ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरी जो एक्सपीरियंस है मैं इसको शेयर करती हूँ कि मेरे लिए, मैं अपने आप को प्रिविलेज समझती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे एहसास नहीं है कि दूसरों के लिए ऐसा नहीं है। और मैं ये सारी बातें सुन के मैं ये सोचूं कि ये हम 25 साल पहले की बात है ये, और जैसा आपने बोला कि जैसे कि अभी पिंक अक्टूबर है और अवेयरनेस के बारे में हम ज़्यादा बात अब करना शुरू हुए हैं, पहले तो इतनी बात, अब मुझे बताइएगा आपके बात नहीं हो रही। देन आपका, इफ आई मे आस्क, जिस दिन आपको आपका डायग्नोसिस मिला, how was it, how did you take it, then like अपनी फैमिली को बताना, and then उस पूरी सिचुएशन से गुजरना, और फिर कीमोथेरेपी के अराउंड जो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, एंड ऑब्वियसली इट इज़ अ पेनफुल प्रोसेस, लाइक सपोर्ट सिस्टम होना और सबकी दुआएं होना वो एक तरफ, लेकिन उस प्रोसेस से तो गुजरने का तो वो जो एक टर्मोइल है वो तो यू कैन नॉट टेक दैट अवे। सो हाउ आर दोज डेज? अच्छा देखें, मैंने आपको बताया कि उन दिनों मेरी अम्मी रिमिशन में थी। इसका मतलब है कि कैंसर से तो मैं वाकिफ़ थी, फैमिली में वाकिफ़ थी। अम्मी के साथ साथ मेरी 2 खाला को ऑलमोस्ट आगे पीछे उन्हीं दिनों हुआ था, एंड दे फॉट दैट बैटल एंड दे लॉस्ट दैट बैटल एट दैट टाइम। तो जब मैंने डायग्नोसिस के लिए, मतलब बायोप्सी हुई और उसकी जब रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट खोलने से पहले मैं ज़हनी तौर पे तैयार थी कि ये पॉजिटिव होगी, क्योंकि डॉक्टर ने फिजिकली भी एग्जामिन किया था, उसने भी कहा था हाँ लंप है, जिसको मैंने फील किया था, मैं खुद फील किया था, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि एक हाइटेंड अवेयरनेस थी कि ऐसा होता है। तो ज़हनी तौर पे तो मैं तैयार थी। अब वो एक्सेप्टेंस होना, और मैं सडनली एक वो मैंने मैंटल पहन लिया कि मैंने शील्ड करना है। बच्चे मुझे पता था, छोटे थे, उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये समझाने की कि क्या है, व्हाट इट कुड मीन, कि अभी तो मुझे भी नहीं पता था ना कि क्या, व्हाट विल इट मीन। अभी तो सिर्फ डायग्नोसिस हुआ था, आगे के प्रोसेस का कि कितना एक्सटेंसिव होगा, क्या क्या होगा उसमें, क्योंकि इसमें भी ऑप्शंस होती हैं। मैं अपनी मदर को शील्ड करना चाहती थी, तो उनको ना बताने की खातिर एक वेब ऑफ डिसीट पूरा बुना अपने बॉस के साथ। जब मेरी लंपेक्टमी होनी थी, और ये आजकल की जनरेशन को समझने में थोड़ा मुश्किल होगी, जो कि अपने फ़ोन के साथ जुड़ी हुई होती है, कि एक वो ज़माना था जब सेल फोन्स नहीं होते थे, सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन होता था, और कई जगहों पे उसका भी एक्सेस नहीं होता था। मैं उस ज़माने में क्रिकेटर मैगज़ीन की एडिटर थी। मैं पहले अपने बॉस के पास गई, उसको मैंने डायग्नोसिस बताई, उसको मैंने कहा कि मेरे ये छोटी सी सर्जरी होनी है बायोप्सी के लिए, 2 दिन के लिए मुझे 2-3 दिन के लिए गायब होना है, हॉस्पिटल जाना है। नहीं, ये आई थिंक जब मेरी मेस्टेक्टमी हो रही थी, ये तब की बात है, और मैं नहीं चाहती कि अम्मी को पता चले कि क्या हो रहा है। तो उसने मेरे साथ मिल के मेरे घर पहुंचने से पहले ऑफिस से कोई 3, 4, 5, 6 दफ़ा घर पे फ़ोन करके बार बार मेरा पूछ रहा है। मैं नहीं थी, जाहिर है, मैं तो उसके साथ बैठी हुई थी। फिर उन्होंने अम्मी से बात की, उनका कि प्लीज़ आफिया आएँ तो उनको बताएं कि क्रिकेट बोर्ड ने कुछ सहाफ़ियों का एक टूर रखा हुआ है शहर से बाहर ग्राउंड, क्योंकि एक सीरीज़ होने वाली थी, समथिंग अल्लाह की तरफ से एवरीथिंग वर्कड आउट, कि वाकई ये एक सीरीज़ होने वाली थी। तो वो उतना भी झूठ नहीं बोलना पड़ा उसे, तो उसको टूर पे जाना है। तो मैं आई, मैंने कहा वो वेरी गुड, मुझे जाना है, अच्छा ठीक है, मुल्तान जाना है, ये वो मैंने चूज़ वो शहर किए जो कि टेलीफोन पे एक्सेसिबल नहीं होते। लाहौर जाती तो मुझे पता था कि अम्मी ने एक्सपेक्ट करना था कि मैं अपनी खाला के यहाँ रहूँगी, एक्सेसिबल। सो एनीवे, आउट। एंड देन व्हेन आई वाज इन द हॉस्पिटल, 3 दिन का प्रोसेस था, तो वो फ़ोन करता रहा कि मेरी आज बात हुई थी उससे वहाँ पे स्टेडियम में, वो ठीक है, अभी वहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं, बच्चों का पूछ रही है ये वो। सो मेरा तो विलेज वहीं से शुरू हुआ ना, कि जिस तरह से उसने घर में ये बताने ही नहीं दिया। एंड आई एक्चुअली वेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल
टू अ मार्केट जहाँ खुस्से मिलते हैं, वहाँ से मुल्तानी हलवा और खुस्से लेके घर गई कि मैं आज तक ऐसे हुआ तो नहीं था कि कहीं शहर से बाहर से आऊँ वो खाली हाथ आऊँ, तो स्पेसिफिकली एक शहर का नाम ले लिया तो वहाँ की चीज़ भी लानी थी। सो बहुत झूठ बोला, बहुत झूठ बोला, लेकिन अल्लाह माफ़ करे उस झूठ के बदले, क्योंकि वो उसमें अपनी माँ को उस ट्रॉमा से बचाना था, क्योंकि अभी ये नहीं मालूम था कि ये जो जिस स्टेज का है उसमें इलाज क्या होगा, क्योंकि इसके इलाज की कुछ फिजिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं। अगर आपको सिर्फ गोलियां खानी है, कई लोगों को सिर्फ ओरल कीमो होती है, अगर सिर्फ हार्मोन थेरेपी है तो उसकी भी कोई उस तरह की फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं होती। लेकिन जिस वक्त डॉक्टर ने कहा कि आपकी कीमो होगी तो आई न्यू व्हाट इट मेंट कि आई वुड लूज माय हेयर, और मेरे बाल उस वक्त तक कोई कमर तक थे। तो मैंने कहा अब अम्मी से छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और फिर अपने आप को मैं महरूम क्यों करूं दुआओं से। तो तब फिर उनको बताया, तो उसके बाद तो फिर जाहिर है शी जस्ट स्टेड एट माय हाउस, ताकि बच्चों के लिए भी माय सास ससुर यूज्ड टू बी डाउनस्टेयर्स, आई यूज्ड टू बी अपस्टेयर्स, सो वो सब एकदम से द होल नेटवर्क एक्टिवेटेड। माय फ्रेंड्स बिकेम मोर एक्टिव, मोर कमिंग टू माय हाउस मोर फ्रीक्वेंटली। दफ्तर वालों ने मेरी टाइमिंग टोटली फ्लेक्सिबल कर दी कि जिस वक्त आना है, जिस वक्त जाना है। तो मतलब ये आई हैड द ऑप्शन ऑफ नॉट टू गो, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा था कि वो उतना हिस्सा जब कीमो के बाद का, जब आपका ज़रा बैड टाइम होता है ना, अगर आप मसरूफ़ रहें तो जहन आपका फारिग होता है उस वक्त उन परेशानियों से। Did it help you? It definitely helped me. मेरा काम मेरे लिए एक थेरेपी था, along with the other chemotherapy and everything else. Literally, it helped me. और घर में भी बिजी रही, इस हद तक नॉर्मल बिल्कुल करने की कोशिश हद तक करती रही। तो मेरे लिए तब वहाँ पे वो जो मेरे विलेज के और भी कुछ मेंबर्स हैं, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही गेव मी अ बिग स्कोल्डिंग कि हर वक्त ड्राइविंग सीट पे बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है, सो डोंट डू द हार्ड वर्क। शी सेंट मी अ पार्ट टाइम कुक, वरना मैं खुद बनाती थी। तो वो उसने कहा कि जो गर्मी में खड़े होकर काम करने का है, तलना तलाना। बच्चे मेरे छोटे थे तो हम तो उस ज़माने में तो हेल्थ का भी यही, बच्चों के लिए नगेट्स भी तलते थे, फिश भी फ्राई हो रही है, सब कहते इस किस्म के काम तुम छोड़ दो, लीव इट टू हिम। सो देयर वर सो मेनी पीपल। ये अभी इस वक्त जब मैं बात करती हूँ इतनी छोटी सी ये बात लगती है, लेकिन इसके पीछे उनकी थॉट, उनकी केयर, जिससे मुझे इतनी सपोर्ट मिलती थी, दैट एवरीथिंग लुक्ड इन हाइंडसाइट इट लुक्ड वेरी ईजी। जो फिज़िकल टोल है कीमो का, हाँ वो भी हुआ, लेकिन डॉक्टर्स बहुत अच्छे, हॉस्पिटल का स्टाफ बहुत सपोर्टिव, उनकी एडवाइस बहुत सही होती थी, और पता होता था कि आप उसकी एडवाइस को फॉलो करें तो you'll coast through। और कितना अरसा था जिसमें आपने कैंसर के साथ फाइट किया बेसिकली? आई डोंट नो, डॉक्टरी टर्म में वो अलग अलग टर्म्स होती हैं। अगर आप उसको देखें तो 6 महीने तक तो कीमो थी, दैट्स आफ्टर द सर्जरी। तो पहले वो 2 सर्जरीज हुई, फिर उसके बाद कीमो हुई, फिर उसके बाद एक सर्जरी और रेकमेंड की गई, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर। और अभी अगेन देखें, हम लोग जो नहीं पढ़ते हैं बायोलॉजी, उनको कोई नॉलेज नहीं होती है इस पूरे प्रोसेस की कि आपकी बॉडी कैसे फंक्शन करती है। तो जब कीमो मुकम्मल हो गई तो डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी अब ओवरीज रिमूव कर दें। तो क्या उसका क्या ताल्लुक है, मुझे ओवेरियन तो नहीं हुआ। यस, माय मदर हैड ओवेरियन। तो कहते हैं कि जो भी हार्मोन्स हैं वो वहाँ से सिक्रीट होते हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर होता है। अब ये चीज़ें जैसे कोई ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को पता नहीं होती। सो देन यू गो विद द फ्लो एंड लिसन टू व्हाट द डॉक्टर सेड। जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने इससे भी एक स्टेप आगे कहा। उन्होंने कहा कि आपके 3 बच्चे हैं, आपकी ओफ्रेक्टमी हो भी गई तो और तो नहीं होंगे, व्हाई डू यू वांट टू रिटेन योर यूट्रस, कि कोई एक ऐसा आप रिसेप्टिकल कैंसर के दोबारा होने के लिए क्यों रखना चाहती हैं, क्यों चांस लेना चाहती हैं। तो मैंने कहा यू आर द बॉस, यू टेल मी वॉट एवर यू एडवाइस आई विल डू। मैं उस बहस मुबाहिसे में तब पढ़ती हूँ अगर मुझे आगे से कोई थोड़ा सी वीक आर्गूमेंट लगे, जब मुझे पता है कि आई हैव द बेस्ट डॉक्टर। मैं आर्ग्यू नहीं करती, मैं लिसन। बहुत से लोग बहुत से मशवरे थे, इवन कैंसर की ट्रीटमेंट के वक्त बहुत से लोगों ने वो जो ओल्ड वाइफ टेल्स थी, ओहो उसको अगर तो मेटल लग गया तो फैल जाता है, और मैं अब शुरू भी नहीं कर सकती कि क्या क्या कहानियाँ सुनने को मिली थी कि नहीं नहीं ये इलाज नहीं कराओ और फलां बाबे के पास जाओ और फलां होम्योपैथिक ले लो और वो कर लो। मैं आई हैड टू एक्चुअली शट दोज पीपल आउट ऑफ माई हियरिंग कि नहीं, मुझे जो डॉक्टर ने कहा है मैंने वही करना है। और बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड आई वुड से कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं,
बहुत काबिल डॉक्टर हैं। और मैं चूँकि बाहर भी होकर आई हूँ, देख कर आई हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं पाकिस्तान के अलावा कहीं और इलाज नहीं कराने का सोच सकती। fully satisfied with वेरी सेटिस्फाइड। मेरी बहन जो है वो अमेरिका में रहती थी, शी थ्रू अ फिट, उसने कहा यहाँ आ जाओ। मैंने कहा मेरी 3 साल की बच्ची है, अगर वो दोनों बच्चे नहीं हुई है तो मेरे बगैर सोती भी नहीं है। मैं वहाँ आऊँगी तो मैं तो उनकी परेशानी में ज़्यादा बीमार होंगी, तो मैं तो नहीं आऊँगी। उसने कहा अच्छा अपनी सारी रिपोर्ट्स भेजो, ये भेजो वो भेजो, स्लाइड्स तक भेजी वहाँ उसको, क्योंकि हमारे यहीं पाकिस्तान में ही हमारी फैमिली फ्रेंड ही वॉज एन ऑन्कोलॉजिस्ट ओवर देयर, उसको दिखाया और उसने फिर पूरा पढ़ के उसने कहा कि उनका जो वहाँ इलाज हो रहा है वो यहाँ आएंगी तो यहाँ भी यही इलाज हम करेंगे। मैंने कहा आई जस्ट forget about even mentioning it again कि मैं कहीं और जाऊँ। बिल्कुल वही उनके भी कंसेंसस था। तो उसमें तो कोई एक रत्ती बराबर भी मुझे रिग्रेट नहीं है कि मैंने यहीं रह के क्यों इलाज कराया। पोस्ट ट्रीटमेंट भी, अब आपने कहा कितना अरसा रहा, तो एक वो हो गई, सर्जरी हो गई, फिर आपको वो एक देते हैं पीरियड, आपको देखते हैं कि सर्वाइवल पीरियड कितना है। 5 साल के बाद कहते हैं कि आप का सर्वाइवल पीरियड है, यू कंसिडर्ड द बेस्ट कैंसर सर्वाइवर और वट एवर कैंसर सर्वाइवर, हर कैंसर के आई एम श्योर अलग अलग पीरियड होते होंगे। और फिर 10 साल के बाद ऐसे यू आर फ्री। सो जब वो पीरियड आया तो उसके बाद फिर एक खटक रहती है कि यार अब तो ना टेस्ट है ना कुछ है, व्हाट इफ। लेकिन उसमें जाहिर है डॉक्टर्स के पास जाते रहे, अपने फॉलो अप खुद सेल्फ एग्ज़ाम या चेकअप, या लाइक इफ़ आई एम लेज़ी तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम 2 साल में एक दफ़ा वो टेस्ट करा लूँ। डॉक्टर से कहूँ कि वो चेक कर लें, अपने ऊपर अगर भरोसा नहीं है कि मैंने सही अपने आप को चेक किया। बट सो दैट वे technically I would say maybe that 5-year period or maybe the 10-year period is the survival period. आपने एक बात कही कि जब मैंने आपसे डायग्नोसिस के बारे में पूछ रही थी कि how did you take it, कि जब आपको पता लगा कि now you have cancer, आपने कहा कि आपने पूरा एक्सप्लेन किया कि मैं sort of ready थी और मैं prepared थी उस चीज़ के लिए। हमारे यहाँ एक जो lack of awareness ये भी आती है कि जब फैमिली में कैंसर होता है तो जैसे आई थिंक आप मुझे बताइएगा क्या ये वजह है कि आप जो जीन टेस्टिंग है, जो कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की जो जीन है BRCA1, तो इज दैट द रीज़न कि आप उसके बारे में ज़्यादा बात करती हैं? और जो मिसेक्टमी एंड एवरीथिंग अराउंड इट, डू यू थिंक कि वी आर रेडी टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन? देखें, ये कॉन्वर्सेशन एक फोर्स कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, जैसे आप कर रही हैं इस तरह के और कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए। यंगर एंड यंगर, द प्रोफाइल इज़ गेटिंग यंगर। ये जो इससे पहले भी जो मैंने सेमिनार अटेंड किए हैं, जो हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट वहाँ पे आई हुई हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी औरत की प्रोफाइल कम से कम होती चली जा रही है। मुझे 40 साल की उम्र में डायग्नोस हुआ था, अब आपको 30s और इवन लेस दैन 30s में आपको मिल रही हैं। उस ज़माने में भी चूँकि कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होती थी, तो मेरा अपना जो उस वक्त वाइल आई वॉज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटिक मेरी दोस्त की बहन का डायग्नोस होना था। और चूँकि मैं नई नई एक्सपोज हुई थी इस पूरे तरीके से कि अभी फ़लाँ टेस्ट होगा, फ़लाँ स्कैन होगा, फ़लाँ इसकी नीडल बायोप्सी होगी और फिर लम्पेक्टमी होगी, ये वो, तो उसका डॉक्टर्स ने वो शी वेंट फॉर टू द डॉक्टर, उनका कि इसका कैंसर ही है। मैंने कहा लेकिन शी जस्ट वेंट फॉर अ कंसल्टेशन। ऐसे कैसे पता है डॉक्टर को कि ना उसने कोई टेस्ट किया, ना उसकी बायोप्सी हुई, ना कुछ हुई? तो उनका नहीं, डॉक्टर्स ने देख के ही कह दिया। एंड आई वाज सो अपसेट कि इसको कहाँ लेके गए, ये कौन डॉक्टर है जिसने देख के ही उसको कह दिया है। शी वाज इन हर 20s, ठीक है, शी वाज यंग, शी वाज वाइवेशियस, शी वाज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, वेरी फ्रेंडली। जाहिर है जब आप दोस्त के घर जाते हैं तो उसकी छोटी बहनें भी एक तरह से छोटी बहनों की तरह ही होती हैं ना। अपेरेंटली उसका इतना ज़्यादा फैल चुका हुआ था कि उसको देखते साथ ही डॉक्टर ने कहा कि इसका तो क्या यही है, कैंसर है, इतना ज़्यादा। और कब वो गए डॉक्टर के पास? क्योंकि पेरेंट्स, शी वाज स्लाइटली ऑन द हैवी साइड और शी वाज लूजिंग वेट, तो उसके लिए उनका कि चेकअप करा लो, वेट लॉस क्यों हो रही है इसकी, ज़रा आजकल कुछ निढाल सी लग रही है। इमेजिन कि आपके वो फिज़िकली आपके पूरी वो चेंज हो चुकी हुई है आपकी, देयर समथिंग राइट देयर। और शी नेवर स्पोक अबाउट इट। उसकी बहनें थी, भाभी थी, माँ थी, शी नेवर स्पोक अबाउट इट बिकॉज ये चीज़ों के बारे में बात नहीं कोई करता है। और वो यंग अनमैरिड लड़की थी, 20s में थी। तो मुझे उसका इतना दुख हुआ कि ये कॉन्वर्सेशन अगर होती तो वो शायद अपनी माँ से बात करती, जल्दी बात कर लेती,
कोई मौत का तो जो दिन है सो है, बट वो मैं हाइंडसाइट में मुझे उसका हमेशा याद आता है कि इतनी यंग लड़की थी और उसका इतना ज़्यादा जब वो फैला तो तब कहीं डॉक्टर्स को दिखाने की नौबत आई। तो ये कॉन्वर्सेशन नहीं होगी तो अवेयरनेस नहीं होगी, सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं होगी, जीन टेस्टिंग तो उसके बहुत बाद की चीज़ है। बिल्कुल, हम स्टार्ट में भी बात कर रहे थे ना कि हमारे जो सोशल टेबूज हैं, आपने ये बात कही तो मेरे जहन में जब मैं बात कही थी ना तो मेरे जहन में भी एक केस चल रहा था। बलूचिस्तान के किसी बहुत कोई रिमोट सा एरिया था और वहाँ पे आई हैपन टू जस्ट बस वो पता लग गया उस केस के बारे में, और जब ज़्यादा हम पूछ रहे थे क्योंकि हमें फ़ंड रेज करने थे उसके इलाज के लिए, तो उसकी 2 बहनें ब्रेस्ट कैंसर से डेथ हो चुकी थी। उसकी अम्मी, उस लड़की की जो है वो कैंसर से ही डेथ हुई थी। उसकी शादी हुई और मतलब मैं ये समझ कि 3 लोग फैमिली में मतलब ख़त्म हो गए एक उसके लिए, लेकिन क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है, और फिर मैं लैक ऑफ अवेयरनेस भी नहीं बोलूँगी, वहाँ तक पहुँचा भी नहीं कोई, उन तक पहुँचा भी नहीं कोई। और फिर उसकी शादी हुई और फिर उसको ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो गया और फिर उसकी पूरी प्रेगनेंसी में कोई इलाज नहीं, कुछ भी नहीं, प्रेगनेंसी भी उसने पूरी अपनी वो बेयर की और वो उस पॉइंट तक आ गया था कि जब उसके लिए फिजिकली बहुत मुश्किल था। और फिर उसके हस्बैंड ने उसको फोर्स किया ब्रेस्ट फीड कराने के लिए, और यहाँ ये भी नहीं समझ में आ रहा कि वो कह रही कि मुझे तकलीफ है, उसको नहीं पता कि उसको ये भी नहीं पता कि उसकी बहनें जो जिनका इंतकाल हुआ है उनको क्या था और मुझे भी वही है। और हमें जब पता चला था उसके बारे में तो बेसिकली देयर वर मैगट्स ऑन हर बॉडी, और वो सिर्फ एक कोने में एक उसके ऊपर एक ना टेंट सा बना के उसको एक कोने में चारपाई पे रखा हुआ था कि मतलब जस्ट वेटिंग कि ये कब जो है वो डेथ हो जाएगी इसकी। बट ऑब्वियसली शी डिडंट सर्वाइव। लेकिन मैं जब ये हम बात कर रहे थे और मैं कहती कि हमने अपने जो कल्चरल टैबूज और सोशल स्टिग्मा और ब्रेस्ट का शर्म ये थी कि जिस हिस्से में उसको दर्द है उसके शोहर को इस बात की शर्म थी कि मैं कैसे बताऊं किसी को किसको इस हिस्से में, तो हम अपनी शर्म को और यानी जादू टोना करा लेंगे और वो जो आपने कहा ओल्ड वाइफ सेल हम वो कर लेंगे, लेकिन हम उसको थोड़ा सा भी चैलेंज नहीं कर सकते अपने स्टिग्मा को, लेकिन हम एक इंसान को ख़त्म होने दे सकते हैं। यस, ये तो हमारे यहाँ है प्रॉब्लम कि आप ये देखिए कि जो अभी भी हमारे मुल्क के एक हिस्से में, लेकिन हमारे जो नेबरिंग मुल्क है वहाँ पे तो बाय लॉ ख़वातीन नहीं पढ़ेंगी, ठीक है, जब पढ़ेंगी नहीं तो ज़ाहिर है डॉक्टर कहाँ से बनेंगी। तो उधर की औरतों के पास बीमारी में क्या ऑप्शन है, फिर कहाँ जाएंगी, मेल डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगी, तो मरेंगी ना फिर। तो ये इस तरह की ऑप्शंस हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ी हमारी पॉपुलेशन है जिसमें अभी भी यही एक ऑप्शन एक्सरसाइज की जाती है। इट्स इंटरेस्टिंग कि आपने अपने पहले सवाल में जिक्र किया था जीन टेस्टिंग का और उसके बाद आपने इस क्वेटा की फैमिली का, बलूचिस्तान की फैमिली का जिक्र किया। आई डोंट नो कि ये वही है या नहीं, लेकिन जब जेनेटिक टेस्टिंग के रिजल्ट्स पाकिस्तान से गए थे वो बाकायदा कनाडा से वो टीम यहाँ आई हुई थी जीन टेस्टिंग के लिए, रिसर्च टीम थी। तो एक हमारी फैमिली और एक कोई बलूचिस्तान की फैमिली थी जिसमें हाईएस्ट इंसिडेंट था ऑफ जेनेटिक फेमिलियल कैंसर जिसको कहते हैं जेनेटिकली। सो आई डोंट नो कि ये वही वाली थी या नहीं। Yeah, I wouldn't know that either, but coincidence है कि आपने उसका ये जिक्र किया, तो ये बात है। I recently lost one of my first cousins, so there's a whole string अगर मैं करूँ। अच्छा, interestingly, although BRCA1 और 2 genes isolate हुई हैं ना ब्रेस्ट कैंसर, इसके कैंसर के लिए, और हमारे यहाँ इंसिडेंस ज़्यादा ओवेरियन कैंसर का था, लेकिन फिर जब जैसे मुझे डॉक्टर ने समझाया कि ओवरीज ही से कनेक्टेड है ब्रेस्ट का सारे जो हार्मोन्स हैं, सो इट्स ईदर ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर जो हमारी फैमिली में। तो अगर आपकी जेनेटिक एक दफ़ा आ गई रिपोर्ट तो फिर तो मैंडेटरी होना चाहिए ना बाकी लोगों का टेस्ट, लेकिन हमारे यहाँ ये फैसिलिटी नहीं है। इट्स अ कॉस्टली प्रोसीजर। पब्लिक हेल्थ का जो हाल है हमारे यहाँ वो आपको पता है। तो ये एक अभी हम बिल्कुल उसकी पहली सीढ़ी पे खड़े हैं इस कॉन्वर्सेशन के लिए कि आप अगर अवेयरनेस दे भी देंगे देन व्हाट, क्या रसाई है, क्या अफोर्डेबिलिटी है, वो कॉन्वर्सेशन कब शुरू होगी। एंड आई थिंक ये बहुत राइट मोमेंट होगा अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए जितने आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर सके कि जीन मार्कर टेस्टिंग एक्चुअली हम जो बात कर रहे हैं वो है क्या, अगर आप एक्सप्लेन कर दें सो दैट आवर ऑडियंस कैन कैच अप विद। देखिए, मैं साइंसी ज़बान में तो ना मुझे साइंसी ज़बान आती है ना मैं उसको समझा पाऊंगी इस प्रोसेस को। जो साइंस के लोग हैं वो इसको मेरे ख्याल में, और वैसे भी आजकल चाचा गूगल हैं जिनसे उसके बारे में ज़्यादा जानना है वो जान सकते हैं।
जेनेटिक का मतलब ये कि ये आपके अंदर है, ये इस बीमारी के होने का पोटेंशियल, ये मैं मेरे ख्याल में बिल्कुल ही ले पर्सन लैंग्वेज में मैं कहूँ कि ये कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, ये कोई छूत की बीमारी नहीं है, ये कोई वायरस नहीं है, ये पोटेंशियल है आपके अंदर ये बीमारी होने का। अब वो उसके ख़ास कुछ वजूहात होती हैं कि कुछ को होता है, कुछ कहते हैं जी एक जनरेशन स्किप करती है जीन, तो मेरा तो अभी तक अनब्रोकन चेन आई है, ठीक है। तो वो उसके साइंटिफिक रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन उससे कम से कम जो एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है ना कि फोर वॉन्ड इज़ फोर आर्म, कि आप कुछ अपने लिए हिफाजती तदाबीर कर सकते हैं। मैं उसका भी जिक्र करूँगी, वो फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस है, मेरे लिए सेकंड हैंड एक्सपीरियंस है लेकिन फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस है, एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हेन आई टेल यू व्हाई। लेकिन उसी कॉन्वर्सेशन के साथ फिर वो जो उसका कॉन्वर्सेशन है आपकी एक्सेस की, कॉस्ट की, अवेलेबिलिटी की। जेनेटिक टेस्टिंग हमारे मुल्क में अब कुछ हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, सैंपल्स अभी भी बाहर जाते हैं, सही, ठीक है। तो लेकिन ये कि कम से कम है, सही, हर जगह नहीं है, महंगे हॉस्पिटल्स में है, टेस्ट भी महंगा है। तो जो मैं रसाई की बात कर रही हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के साथ साथ जो इदारे अफोर्डेबल ब्रेस्ट कैंसर सर्जरीज या मेमोग्राफी इन चीज़ों के बारे में करते हैं, उनको मेरे ख्याल में नेक्स्ट स्टेज के लिए ये भी अब देखना होगा कि अगर एक से ज़्यादा इंसिडेंस किसी फैमिली में है तो उनके लिए ये एक्सेसिबल होनी चाहिए जीन टेस्टिंग, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं हमारे माशरे में, एक मसला नहीं है, हमारे यहाँ इंटर मैरिजेस हैं, ठीक है, कज़न मैरिजेस से वो आपकी जब वो जीन पूल आपका इस तरह का है तो फिर तो आप एग्जैसरबेट कर रहे हैं ना अपने वो चांसेस को। तो उसमें वो भी आपके कल्चरल टैबूज़ हैं, आप उन चीज़ों पे बात करेंगे तो लोग उसमें भी आपको फिर वो कॉल आउट करते हैं कि आप कैसे किसी चीज़ को मना कर रही हैं, कि जब ये है, ये अवेलेबल है, ये मना नहीं है। तो रिलीजियसली बेशक मना ना हो, लेकिन रिलीजन ने भी अपनी अकल इस्तेमाल करने को कहा है, और मेडिकल साइंस भी एक अकल से लोग किसी नतीजे तक पहुँचे हैं कि कुछ लोगों को वही काम करने में नुकसान होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। तो जिनको नहीं होता उनके लिए मना नहीं है, लेकिन जिनको हो सकता है नुकसान, डेफिनेटली अगर किसी को दमा है और उसको आप एक आलूदा धुएं वाले कमरे में ले जाएंगे और साथ में किसी ऐसे को भी ले जाएंगे जिसको दमा नहीं है, तो उसमें से नुकसान दोनों में से किसको होगा? तो जब एक पता है कि एक चीज़ हैज़र्डस है, उसमें वो जीन्स जब कंबाइन होंगी आपके कज़न मैरिजेस की वजह से, उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी, तो फिर बेहतर है कि उसको अवॉइड किया जाए, ठीक। तो ये इन चीज़ों पे भी कॉन्वर्सेशन साइमल्टेनियसली होने की ज़रूरत है। ये कोई एक आप किसी एक ऐसा बॉक्स नहीं है जिसमें आपने ब्रेस्ट कैंसर का मसला है, इसके ऊपर ये बात करके आपने बॉक्स बंद कर दिया। ये स्पिल ओवर करता है आपके दूसरी चीज़ों पे, आपके समाजी कुछ और रवैयों के ऊपर। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया, क्योंकि मैं यही सोचा हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करते तो जहन में आता है कि हेल्थ रिलेटेड बात है, सिर्फ बॉडी की बात हो रही है, ये दवाई है और ये कीमोथेरेपी है, ये डॉक्टर है, ये इसका प्रोग्नोसिस है। लेकिन एक्चुअली इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ब्रेस्ट कैंसर को जो सराउंड कर रही है कॉन्वर्जेशन, उसमें इकोनॉमी भी है, उसमें आपकी जो गुर्बत का रेशो है आपके मुल्क में, हम एक वेलफेयर स्टेट नहीं है ना, सवाल मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी पब्लिक हेल्थ सेक्टर के ऊपर, फिर कल्चरल टैबूज, और फिर उसमें इतनी सारी और उसमें रिलीजियस डिबेट्स भी बहुत सारे आ रही हैं। सो ये पर्सपेक्टिव, इट्स अ वेरी हैवी मिक्स। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो आप ये बात कर रही हैं ना कि जब हम इस पे बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी वगैरह की, और इसमें दूसरी भी डिबेट्स आती हैं, तो वो डिबेट करने के लिए जिन लोगों से बात करनी चाहिए उनको हम शन करते हैं, ठीक है। उनका भी एक हमारे जहन में पर्सोना होता है कि इनसे क्या बात करनी है। जैसे अंडर प्रिविलेज के अलावा आपने खुद ही नाम लिया, जैसे सोशल टैबूज, तो आपके कुछ सोशल लीडर्स होते हैं, एब्सोल्युटली, ठीक है, आपके रिलीजियस लीडर्स होते हैं, आप उनके साथ बैठें, उनको कन्विंस करें। तो देखिए, जो हमने अपने लिए जो टैबूज और शर्म और हया के मयारात बनाए हुए हैं ना, अच्छी बात है, बिल्कुल हया होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए, और हमारे यहाँ कॉन्वर्सेशन जो है वो एक अच्छे पैराए में होनी चाहिए, लेकिन उसका निशाना या उसका नुकसान या उसका खमियाजा औरत भुगतती है। औरत को सिर्फ यही एक बीमारी नहीं होती, और भी बीमारियां होती हैं जिसको वो इतना लिंगर ऑन करती हैं कि उनके फिर कई दफ़ा वो इर्रिवर्सिबल डैमेज होता है उनका। रिप्रोडक्टिव बीइंग है ना वो,
उसको प्रेगनेंसी से रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, पोस्टपार्टम बहुत सी प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो शर्म के मारे डॉक्टरों के पास नहीं जाती। अच्छा, दूसरा हमारा वो जो एक और इसका पहलू है कि जो उतनी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। अच्छा, जब एक दफ़ा ये पैरिटी सही करने के लिए मेरिट पे एडमिशन, ये वो, तो मेरिट पे लड़कियां आईं और दे ओवरटुक द नंबर ऑफ बॉयज़ इन मेडिकल कॉलेजेस। लेकिन फिर वहाँ पे हमारे दूसरा सोशल डायनामिक आ गया कि वो शादी करके उनको प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाता। तो पर पेशेंट रेशियो डॉक्टर्स का हमारा इज़ वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। तो जब आपके पास वो एक्सेस नहीं होगी, उन ख़वातीन डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकेंगी, जिनके पास जाते हुए शायद उनको वो झिझक ना हो। पहली झिझक तो घर में होती है उन्हें किसी को बताने के लिए कि मुझे ज़रूरत है, मुझे कोई तकलीफ़ है और मुझे डॉक्टर तक जाना है। तो उसको हर्डल को वो क्रॉस करके डॉक्टर के पास जाएं भी, तो अगर फीमेल डॉक्टर नहीं हो तो भी बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। सो हमारा एक एंगल नहीं है, ये जो कहते हैं चौमुखी लड़ाई है हमारी, और ये सोशल लड़ाई है। बिल्कुल ऐसा ठीक है। इसी तरह से ये जो कज़न मैरिजेस वाला मामला है, ये भी हमें अपने सोशल लीडर्स के साथ और अपने रिलीजियस लीडर्स के साथ बैठ के उनको वजह बतानी चाहिए। और उनको, और ऐसी बात नहीं है कि वहाँ समझदार लोग नहीं बैठे हुए, ठीक है। हमें उनके साथ बैठ के और फिर उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी आती है कि उस चीज़ को आगे लेके जाएं, उस चीज़ को अपने ऑडियंस तक बढ़ाएं, लेके जाएं, क्योंकि उनकी जो ऑडियंस है वो एक कैप्टिव ऑडियंस होती है। हमारे यहाँ जो एक तरीका है कि जब कोई रिलीजियस लीडर बोल रहा होता है तो आगे से कोई कुछ नहीं कहता, वो सुनते हैं उनको। तो जब वो सुनते हैं तो उन्हें उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि उनके ऊपर वो इस तरह की बातें भी उनसे शेयर करें। एक काउंटर आर्ग्यूमेंट, एक डिबेट कम से कम जरूर स्टार्ट होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो सवाल करने पे भी और सवाल के बारे में सोचने के ऊपर भी एक सर्टेन पाबंदी है। बिल्कुल है कि हम क्वेश्चन करेंगे का, हम तो क्वेश्चन दिमाग में भी नहीं सोच, इसलिए कि वो एक बेअदबी काउंट की जाती है ना। ये हमारे कल्चर टैबूज जो तोड़ने वाले हैं, हम वो नहीं तोड़ते हैं। बिल्कुल। डिबेट या डिबेट का मतलब मुखालफत नहीं होती है। समझने के लिए भी आप कोई सवाल करते हैं कि ये आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई, ये मुझे समझा दें। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारी मतलब जो प्रिवेलेंस है, मैं यही सोच रही थी कि हेल्थ सेक्टर में जो वुमेन्स वॉइस है उसका भी फिर रेशो जो है वो उस हिसाब से होना चाहिए ना। अगर जो प्रिवेलेंस है, जहाँ पे जिन फैमिलीज़ के अंदर कैंसर है तो उनमें 75% चांसेस होते हैं टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर। बट हमारे यहाँ जो नॉर्मल हमारे पास स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि 1 in 9 वुमेन, यानी 9 औरतों में से एक औरत जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है। वन ऑफ द बिगेस्ट किलर्स ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। तो फिर हेल्थ सेक्टर में वॉइस भी इतनी ही ज्यादा होनी चाहिए। जब एक मसला इतना बड़ा है और उतनी उसकी प्रिवेलेंस है औरतों के अंदर, तो फिर उनकी रिप्रेजेंटेशन भी उस तरह से होनी चाहिए, उनकी आवाज़ भी कम से कम उस तरह से हो। मैं एक चीज़ ये सोच रही थी कि अभी हम कुछ सालों से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं। पिंक अक्टूबर भी हम लोग जो है वो अब एक सर्टेन हमने एक टाइम मुख्तस कर दिया कि हम, और बहुत लोग बात कर रहे हैं, शोज़ होते हैं, टीवी पे भी होते हैं, रिबन्स भी लग रही हैं। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है जो शायद अभी भी नहीं हो रही, या अभी भी कोई ऐसी कॉन्वर्जेशन है कि अब हमने अवेयरनेस के बारे में और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हम दे रहे हैं, लेकिन क्या इसका कोई स्टेप 2 है जो अब हमें ले लेना चाहिए? देखिए, वही ओपन एंडेड कॉन्वर्सेशन, तो ये अच्छी बात है, उसको रद्द नहीं करना चाहिए कि पहले तो ये भी नहीं हो रही थी। तो अब अवेयरनेस हो रही है, लोगों को इसके मुतालिक बात हो रही है, और टेलीविज़न पे हो रही है और दूसरे ऐसे मीडियम पे हो रही है जिसके वाइड ऑडियंस हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे आपने कहा स्टेप 2, उसके बाद क्या? अवेयरनेस हो गई, क्या रसाई उतनी आसान हो चुकी ज़्यादा लोगों के लिए? आप अगर प्रोफाइल्स देखें, इनके डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखें कि किन औरतों में ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैंडविड्थ में हैं उनके लिए क्या दोनों तरफ से होना चाहिए ना। यहाँ आपने अवेयरनेस बढ़ाई, वहाँ पे आप रसाई बढ़ाइए, बिल्कुल मेडिकल एक्सेसिबिलिटी बढ़ाइए। तो वो अगर नहीं हो रहा तो खाली आप अवेयर करके आप एक वो अलार्मिस्ट तो नहीं बनना चाह रहे ना, आप अलार्म फैला दें और आप उनको आगे से दवाई कोई ना दें। जैसे आपके सामने अभी बहुत पुरानी मिसाल नहीं है, कोविड की है। कोविड का भी इसी ट्रेजेक्ट्री यही थी, वो बहुत जल्दी पूरा वो आर्क मुकम्मल हुआ कि बहुत जल्दी ये फैला, बहुत जल्दी उसका वो फियर फैक्टर से, पहले फियर ऑफ द अननोन था, फिर पता चला कि क्या है, उसके बाद आपने वहाँ एक जाके अवेयरनेस लोगों को देनी शुरू कर दी। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आई, वो स्टेप 2 वैक्सीन था ना, तो अब कोविड होती है, अभी भी है, अभी भी प्रेवलेंट है, लेकिन अब वो एक फ्लू की फॉर्म है,
जो कि डॉक्टर्स ने प्रिडिक्ट किया था। तब हम डॉक्टर्स को भी झूठा कहते थे कि फार्मा इंडस्ट्री ने तो इससे बिलियंस कमाए, यकीनन कमाए। लेकिन फिर क्या वजह है कि अब अगर कोविड होता है तो उससे वो हम बात नहीं होती, लोग वेंट पे नहीं चले जाते सीधा, जो कि शुरू में गए थे। ठीक है, तो इसी तरीके से अब आपने अवेयरनेस फैला दी कि ब्रेस्ट कैंसर होता है, ख़वातीन को अवेयर होना चाहिए, उनको सेल्फ एग्ज़ाम करना चाहिए, मैमोग्राफी एक एज के बाद होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों की अवेयरनेस आपने फैला दी। लेकिन अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं मैमोग्राफी कहाँ कराऊँ? मुफ्त मैमोग्राफी की कितनी एक्सेसिबिलिटी है? तो पब्लिक हेल्थ सेक्टर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, तो उसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। या फिर हमारे यहाँ जो दूसरा तरीका है, एजुकेशन में भी हमने देखा, आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट इट, कि प्राइवेट सेक्टर उसमें बहुत इन्वेस्ट करता है। ठीक है, हमारे हॉस्पिटल्स में भी बाकायदा उन्होंने बड़े बड़े विंग्स बनाए हैं जहाँ पे ज़ीरो पेमेंट करके आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल रही है। तो फिर इस किस्म की ट्रीटमेंट की रसाई उन जैसे इदारों में होनी चाहिए लोगों के पास। ठीक है, वहाँ होनी चाहिए। अगर आप इजाज़त दें, आई डोंट नो आपके और कोई सवाल मैं स्किप ना कर दूं, तो मैं इससे तीसरे जो हम जिक्र क्योंकि उसका कर चुके हैं, जेनेटिक टेस्टिंग की रसाई भी होनी चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। तीसरी चीज़ ये कि देखिए, एक तो रिलक्टेंस इसको मेंशन करने की है क्योंकि ये एक फेमिनिन पार्ट ऑफ द बॉडी है, तो उसके साथ अदर देन द शर्म हया एक रेजिस्टेंस होती है टू हैव इट ऑपरेटेड। ठीक है, उसकी रिमूवल के बारे में रेजिस्टेंस होती है। और अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमारे यहाँ बॉडी ऑटोनॉमी नहीं होती, तो उस डिसीजन में सिर्फ उस औरत का डिसीजन नहीं होता, दूसरे लोग जो हैं वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। उसकी सेहत से ज़्यादा उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को अहमियत दी जाती है। ये बड़ी हद तक काउंटर हो सकता है अगर हमारे यहाँ रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी भी साथ में ऑफ़र की जाए, लेकिन वहाँ पे भी कॉस्ट फैक्टर आता है। आप एक सर्जरी बमुश्किल करा पाते हैं, तो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी इज़ एन एडिशनल सर्जरी, एडिशनल प्रोसेस, एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व्ड, एंड पीपल जनरली थिंक इट्स अ फ्रिवलेस थिंग। क्या ज़रूरत है? लेकिन वो ज़रूरत उस औरत की मेंटल वेलबींग, इमोशनल हेल्थ को भी कंट्रीब्यूट करती है, प्लस उसकी फिज़िकल वेलबींग के लिए भी करती है। तो ये प्रोसेस हमारे यहाँ ऑफ़र नहीं किया जाता है एट द टाइम ऑफ सर्जरी टू ऑल। यस, जो अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ प्लास्टिक सर्जन्स भी हैं और जहाँ पे जनरली वो पेशेंट्स जाते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उन हॉस्पिटल्स में जाना, उनको इस चीज़ का पता होता है। लेकिन आपके जो फ्री हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे इसका कोई कॉन्वर्सेशन भी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ ये अवेलेबल नहीं है, ना ऑफ़र होती है। आई थिंक अगर ये इसकी अवेलेबिलिटी हो तो बहुत लोगों की रेजिस्टेंस इसमें हम ब्रेक करने में कामयाब होंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर जब ब्रेस्ट, मैं सिर्फ ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए इसको रिफ्रेश करूँगी थोड़ा सा, कि जब ब्रेस्ट रिमूवल है तो ऑब्वियसली एक आपने अपनी बॉडी का एक पार्ट, और फिर एक सोसाइटी में जहाँ पर बॉडी ऑटोनॉमी भी नहीं है, सो इट्स नॉट जस्ट फॉर यू, इट्स ऑल्सो फॉर कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड का भी उसमें एक सर्टेन कंसेंट होना हमारे यहाँ बहुत जरूरी है। कि अजीब और गरीब बात है कि हस्बैंड अगर कहीं मर रहा होगा तो बीवी से नहीं पूछेंगे वो कि इसका इलाज हम करें या नहीं करें। बिल्कुल, तो उसमें फिर ये ऑप्शन के जो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स होते हैं, जिसको यानी अगर बहुत समझाने के लिए कि वो आर्टिफिशियल ब्रेस्ट हैं बेसिकली, लेकिन वो सिर्फ अपीयरेंस के लिए हैं, तो ये वाली सर्जरी हम कह रहे हैं कि उसकी रसाई। में एक चीज़ यहाँ पे सोच रही थी कि क्या आपको लगता है कि ये वाकई में पॉसिबल है कि ये एक्सेस मिलना और फिर इसकी कॉस्ट कम होना? मतलब क्या अगर हमारी स्टेट चाहे या अगर कोई और इन्वॉल्वमेंट हो किसी तरह, आपको वाकई में लगता है कि ये पॉसिबल है? क्योंकि मेरे जहन में ये है, मैं इस वजह से मेरे जहन में ये सवाल आया कि ये कुछ भी हो जाए, ये हमेशा एक महंगा प्रोसेस ही रहेगा। बिल्कुल है। देखिए, महंगे बाकी भी प्रोसेसेस जो हैं वो महंगे होते हैं, वो स्टेट सब्सिडाइज करती है। या आपको जो मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की है, हमारे यहाँ फिलैंथ्रोपी जितनी है दुनिया में कहीं नहीं है। बिल्कुल, फिलैंथ्रोपिक हॉस्पिटल्स जो बने हुए हैं वो आम आपके CSR से नहीं, वो आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ द हार्ट लोग डोनेट करते हैं, और फिर CSR से भी उसमें से फंड आता है। वो आपके कैंसर सर्जरीज भी वो कर रहे हैं ना, फंड फ्री कैंसर हॉस्पिटल्स हमारे मुल्क में इंडिविजुअल्स ने भी बनाए हैं, आपके इदारों ने भी बनाए हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने मिलके बनाए हैं। स्टेट हॉस्पिटल का एक्स्ट्रा विंग उन्होंने इस तरह से बनाया है कि वहाँ पे सबका फ्री इलाज होता है। आपके दुनिया में कहीं पे साइबर नाइफ सर्जरी फ्री नहीं है, पाकिस्तान में है, कहीं दुनिया में फ्री नहीं है। और यहाँ पे
पहला जो साइबर नाइफ लगा वो इसी तरह से मुख्तलिफ मुखैर हजरात से बना। उसके बाद स्टेट स्टेप्ड इन, उनका कि हम मैचिंग ग्रांट देंगे। तो स्टेट के वसाइल होते हैं जो आप देखते हैं वो इधर उधर फिटर ऑफ कर रहे होते हैं, उसके अलावा बहुत से वसाइल होते हैं जो कि अगर सही जगह पे लगाए जाएं तो आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी शोर अप हो सकता है और आपके एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीथिंग। इसीलिए डिमांड इन पे रहती है ना कि जीडीपी में इन चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा एलोकेशन देनी चाहिए, क्योंकि इट्स नेसेसिटी। ये हम क्लेम नहीं कर रहे कि हम वेलफेयर स्टेट बन जाएंगे। दूसरी एक और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि दुनिया भर में बड़े बड़े इदारे हैं जो कि ग्रांट्स देते हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज ऑल्सो। तो ये अब जो मैंने आपसे फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस और सेकंड हैंड उसकी बात कर रही हूँ। जेनेटिक टेस्टिंग हमारी हुई, पॉजिटिव आई, मेरी भी पॉजिटिव आई, मेरी वालदा की भी पॉजिटिव आई थी। माई यंगर डॉटर टुक थिंग्स इन हर हैंड व्हेन शी बिकेम अ मदर। उसने कहा ये नहीं हो सकता कि ये सिलसिला चलता रहे, ये ट्रॉमा चलता रहे, और डॉक्टर ने उसको ऑप्शन दी कि ये चीज़ है, अवेलेबल है यहाँ पे। वो पाकिस्तान में नहीं होती, वो दूसरे मुल्क में है, वहाँ इंश्योरेंस कवर वगैरह, उसके हस्बैंड की इंश्योरेंस, उसकी इंश्योरेंस मिला के बहुत महंगा प्रोसीजर है वो, लेकिन शी वेंट इन फॉर प्रोफिलेक्टिक। इसका मतलब है कि हिफ्ज़ मा तक़द्दुम में उसने सर्जरी कराई। ये इतना बड़ा कदम उसने उठाया कि मेरे जो फैमिली में डॉक्टर हैं कज़न, उन्होंने कहा कि जो हमारे फैमिली के सबसे छोटी है वो सबसे ज़्यादा बहादुर निकली। तुम लोगों ने अपने आप को बीमारी होने दी और उसके बाद वही सारा प्रोसीजर कराया जो उसने बीमारी के बगैर करा लिया ताकि बीमारी ना हो, क्योंकि उसके भी आगे से बेटी है। तो उसने कहा कि मैं ये अब चांस नहीं लूँगी। उसने वो सर्जरी कराई, रिकन्स्ट्रक्टिव रोबोटिक सर्जरी हुई, प्लास्टिक सर्जरी से रिकन्स्ट्रक्शन हुई। माशाल्लाह शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन नाउ। तो उसने ये कहा था, और उसने अपने डॉक्टर से, क्योंकि बहरहाल है तो वो पाकिस्तानी, तो उसने वो बात की। उसने कहा यहाँ पे डॉक्टर्स विलिंग हैं कि अगर पाकिस्तान से कोई ऐसी डॉक्टर्स की तंजीम या हुकूमत की तरफ से कोई अप्रोच करता है तो वहाँ बड़ी बड़ी फाउंडेशंस हैं जो ग्रांट्स देती हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ग्रांट्स देती हैं, जिसमें डॉक्टर्स की टीम जाके वहाँ ट्रेन होके, इक्विप होके यहाँ आ सकती है। बिल्कुल ठीक है। या वहाँ से ये भी मैं आपको बताऊँ, ये भी मुखैर हजरात ने एक तंजीम बनाई थी जिसमें यहाँ पे जो बर्न्स के विक्टिम्स हैं, जिस किस्म की उनकी माइन्यूट किस्म की प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत होती है, तो बाहर से प्लास्टिक सर्जन्स की टीम यहाँ आई। उन्होंने वो पूरा यहाँ का जो जिस हॉस्पिटल में उन्होंने सर्जरीज़ की, ना सिर्फ उन्होंने उस हॉस्पिटल को मॉडर्नाइज़ कर दिया, क्योंकि वो सारी नई इक्विपमेंट लेकर आए थे प्लास्टिक सर्जरी की, वहाँ के उन्होंने ऑपरेशन थिएटर्स को मॉडर्नाइज़ कर दिया, वो सब कुछ यहीं छोड़ के गए। अपने साथ उन डॉक्टर्स को यहाँ ट्रेन कर दिया उन्होंने कि किस तरीके से आपने सीवियर बर्न्स के पेशेंट्स को ट्रीट करना है। तो इस किस्म की ऑप्शंस दुनिया में मौजूद हैं। ज़रूरत यह है कि हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स की सोसाइटीज़ हैं, या बड़े हॉस्पिटल्स हैं, या जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं, या स्टेट है, हेल्थ जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तमाम अगर सूबों की हुकूमतें जाके ऐसी एक्सप्लोर करें, ऐसे इदारों को, ऐसे डॉक्टर्स की टीम्स को यहाँ बुलाएं और कैपेसिटी बिल्डिंग करें अपने डॉक्टर्स की, तो और उसके बाद फिर रिसोर्सेज इन्वेस्ट करें कि ये तमाम चीज़ें महंगी तो हैं लेकिन सब्सिडाइज्ड मिलेंगी या फ्री मिलेंगी, तो आप देखेंगे कि लोगों में वो बैरियर्स ब्रेक होंगे। ये जब मैं वापस पाकिस्तान आ रही थी, क्योंकि मैं अपनी बेटी के पास उस पूरे प्रोसेस में रही थी जब उसका ये सर्जरीज हो रही थी, बच्ची बहुत छोटी थी उसकी, उसका टेक केयर करना था, तो उसने कहा था कि प्लीज़ आप जाएं और इस बात पे, उसने भी पब्लिकली इस पे लिखा, उसने अपने सोशल मीडिया के ऊपर वो पूरी अपनी स्टोरी लिखी और ये कहा कि ये ऑप्शन होनी चाहिए हर औरत के पास। तो शायद वो फिर इतना रिलक्टेंट ना हो टू हैविंग अ बॉडी पार्ट एसोसिएटेड विद फेमिनिज्म या फेमिनिटी, नॉट फेमिनिज्म। फेमिनिज्म तो यही है कि इलाज की ज़रूरत है और इलाज एक्सेसिबल होना चाहिए, नोबडी एल्स शुड बी एबल टू हैव अ से इन इट। बिल्कुल। ये कहना बहुत आसान है कि दिस इज सो ब्रेव ऑफ हर, एंड वी रेड आपकी जो बेटी की पोस्ट थी, जो आर्टिकल था, वी रेड दैट। मैं सवाल जो मेरा यहाँ पे था ना, वो मैं शायद थोड़े से अपने इमोशंस में वो मिक्स हो गया है इसमें। जब आप एक ट्रॉमा से गुजरे होते हैं और जब आपने एक फ़ाइट की होती है, और एक तरह से कैंसर जो है वो अपने आप से ही एक फ़ाइट है, अपनी बॉडी की रेजिलियंस आप टेस्ट कर रहे हैं, और आपको
उसके एंड का नहीं पता कि ये मुझे कहाँ लेके जाएगा या ये मेरी जर्नी किस तरह की होगी। पहले तो उससे गुजरना और अगेन बहादुरी के साथ गुजरना, और बहुत एक सब ठीक है, सपोर्ट भी है, सारा कुछ है, लेकिन फिर उसके बारे में बात करना एंड फिर उसी स्ट्रगल को, उसी ट्रॉमा को दोबारा से रिविजिट करना, उसको रिकॉल करना और फिर पब्लिकली बताना, और सिर्फ इस नियत के साथ कि जो इस टाइम पे जिनको नहीं पता उनको पता चल जाए। आई कांट हेल्प एंड आस्क, आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या है? व्हाट कीप्स यू गोइंग टू डू दिस? अच्छा, ये जब मुझको हुआ था तो उसके बाद उस वक्त तक पाकिस्तान में कोई सपोर्ट ग्रुप का कॉन्सेप्ट नहीं था। बाद में एक हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल जो है उसने अपने यहाँ सपोर्ट ग्रुप बनाया हुआ था। मैं गई नहीं वहाँ पे, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, लेकिन उसमें फिर ये एक लाइक अ वन पर्सन सपोर्ट ग्रुप इन द सेंस के किसी दोस्त की दोस्त को हुआ, उसने कहा प्लीज़ तुम इससे बात करोगी, गिव हर अ पेप टॉक कि भाई देखो मैं भी तो सब कुछ कर रही हूँ, मेरे बच्चे भी छोटे हैं, मैं दफ्तर भी जाती हूँ, ये भी करती हूँ। कुछ और फ्रेंड्स जिनको हुआ वो आए, उनका कि नहीं कीमो नहीं करानी है, उससे तो ये हो जाता है वो हो जाता है। उनका बिल्कुल हो जाता है, बट देन यू गेट वेल। सो वो एक टेम्प्रेरी चीज़ है। तो उस तरह की पेप टॉक्स मैं करती थी इंडिविजुअल लेवल पे। लेकिन फिर जब उन्हीं में से अ वेरी ब्रेव लेडी, शी हैज़ हर ओन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट एंड हेल्थ के ऊपर, उन्होंने सेमिनार कराए एंड शी इन्वाइटेड एंड आई सेड कि ये अपनी जर्नी भी तो इनकी यही रही। शी इज़ एक्सट्रीमली ब्रेव। उनके साथ भी इसी तरह से हुआ। वो भी वर्किंग वुमन थी, उन्होंने रिलक्टेंट थी पहले सर्जरी के लिए, फिर उसके बाद कीमो के लिए। सो शी गॉट कन्विंस्ड एंड बिकॉज वी हैव वेरी गुड डॉक्टर्स हियर बाय द वे, यू नो, जिनको जो आपके फियर्स को भी अले करते हैं। वरना डॉक्टर्स अगर आपके साथ अच्छे ना ठीक से समझाएं ना तो वो भी एक ट्रॉमेटिक चीज़ होती है। तो उन्होंने इस चीज़ पे बात भी की, लोगों के सामने जिक्र भी किया, उन्होंने सेमिनार रखे इस चीज़ पे, अपनी भी जर्नी बताई, और हम जैसे लोगों को भी उन्होंने बुलाया कि आप भी बात करें। एंड आई सेड यस। फिर लाइक माई डॉटर, मैंने इस बात का जिक्र सिर्फ हमारी फैमिली को पता था ना, बिकॉज another strain of my family, my sister also had it, my sister's daughter had it during pregnancy, and that was the biggest trauma that we went through in past 3 years. उस trauma से trigger होके मेरी बेटी ने कहा कि मैं इसको डिले नहीं करूँगी। तो उसने कहा कि नहीं, इसके मुतालिक बात करनी ज़रूरी है। एंड शी एक्चुअली मेड मी प्रॉमिस व्हेन आई वाज कमिंग बैक टू पाकिस्तान कि आप बात करेंगी, ये भी ऑफ़र आप वहाँ करेंगी कि लोग अप्रोच करें। मेरे डॉक्टर ने कहा है कि अगर कोई अप्रोच करेगा तो वी विल गेट टुगेदर, आई मीन फाइंड ग्रांट्स के हेल्प करें। सो स्टेप बाय स्टेप अपनी हिम्मत भी बढ़ती गई और इसकी रियलाइजेशन भी आती रही। जब आप सेमिनार में जाते हैं या कुछ, तो आपको वो फिगर्स सुनने को मिलते हैं फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, फ्रॉम द डॉक्टर्स, एंड दे आर हॉरिफिक फिगर्स। और फिगर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, एज कम होती जा रही है, लाइफ चेंज हो जाती है। लाइफ ऑल्टरिंग डिजीज़ है ये, अगर आप उसको इफ़ यू लेट इट टेक यू ओवर। एक तो फिजिकली ऑल्टरिंग है, उसके अलावा अगर आप उसके बिल्कुल उसके असर में चले जाएँ तो यू कांट रियली पुल योर सेल्फ आउट ऑफ इट। तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि इसके ऊपर से पुल आउट ना करें। दूसरा सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि एक और डॉक्टर फ्रेंड ने इसके लिए जब उन्हें बताया मैंने कि ये हो गया है, तो उन्होंने कहा कि ये तो बेचारा मासूम सा कैंसर है, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। 100% ट्रीटेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्ली। तो असल में बात करना ज़रूरी इसलिए कि इफ़ डिटेक्टेड अर्ली, अगर टाइम पे पकड़ लें, 100% ट्रीटेबल है। दूसरे कैंसर्स के बारे में कोई डॉक्टर इतने वसूख से नहीं ये बात करते जितनी इसके बारे में करते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, डिस्पाइट सोशल टैबूज, डिस्पाइट माय ओन, क्योंकि मैं जिस एज से या जिस पीरियड से ताल्लुक़ रखती हूँ वो इनहिबिशंस हमारे यहाँ इन बिल्ट हैं इस चीज़ पे बात करने की। मेरी बेटी उससे बहुत बाद की है पैदावार, तो उसकी बहादुरी और तरह की है। लेकिन ये कि शी इज़ फॉट इट आउट एंड शी इज़ अ फाइटर। वो लोगों को फोर्स करती है कि ऑप्शंस एक्सप्लोर करो जब आप मौजूद हैं। जब है ही नहीं, कोई मेडिकल में ऑप्शन नहीं होता तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते थे ना आप। लेकिन जब ऑप्शन मौजूद हैं तो हर थिंग इज़ कि इट शुड बी एक्सेसिबल, इट शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। एंड ऑल्सो जैसे आप बता रहे हैं कि आपने पेप टॉक्स वगैरह स्टार्ट की, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी होती है जो कि
आउट इन द ओपन होती है, हर किसी के पास होती है, हर किसी के पास वो अपॉर्चुनिटी, एक्सपोज तो होता है हर कोई, लेकिन अगर एक इंसान उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है और उसको लगता है, तो उसका ताल्लुक इससे भी होता है ना कि उसने अपनी पिछली ज़िंदगी कैसे गुजारी है, विद द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डू, जो आपकी सोशल एक्टिविज्म है, जितने आप एम्बिशियस अपनी लाइफ में रही हैं, एंड उसके बाद गोइंग थ्रू दिस, एंड देन यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट योर डॉटर, एंड बिकॉज शी इज़ योर डॉटर एंड शी हैज़ सीन हर मदर्स रिजिलियंस, शी हैज़ एक्सपीरियंस्ड इट, और वो एक जो एक स्टेप अप होता है, और फिर जब आप अपनी ज़िंदगी में उस एक पॉइंट के ऊपर आते हैं, तो आप एक सर्टन तरीके से उसके साथ डील करते हैं, बिकॉज कि आपकी अपनी पिछली ज़िंदगी किस तरह की गुजरी। मैं सोच रही हूँ आपके, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रही थी और जब वो आपके क्या उस टाइम पे ड्रीम्स थे, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी डिड यू हैव, क्योंकि ये हमारी चॉइसेस हैं। हाँ, चॉइसेस हैं। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आपकी वो क्या चॉइसेस थी व्हिच मेड यू द आफिया दैट यू आर टुडे। वो पास्ट लाइफ की बातें आप ला रही हैं। ज्योग्राफी में मेरी ड्रीम ये थी कि मैं पीएचडी करूंगी और मैं आर्कियोलॉजी की तरफ निकल जाऊंगी, और मैं पता नहीं कहाँ सुनसान जगहों पे कुछ खुदाई कर रही होंगी और निकाल रही होंगी। दैट वाज माय ड्रीम। देन आई गॉट बिटन बाय द क्रिकेट बग, और मैं क्रिकेट जर्नलिस्ट बन गई। फिर मैं क्रिकेट जर्नलिज्म के हवाले से जर्नलिज्म में आ गई। सो यूड बी सरप्राइज टू नो कि ये जो सोशल एक्टिविस्ट का आपने मुझे एक तमगा दिया है, वो मैं डिज़र्व नहीं करती। ये मैंने अपनी बेटियों से सीखा है। आई वॉज जस्ट लाइक अ नॉर्मल वुमन, जिसके जॉब भी थी, घर भी था, बच्चे भी थे, बच्चों के पीछे खपरे होते थे, 3 बच्चे, स्कूल टाइम, ये सब वो सब था। लेकिन मेरी बेटियां जो हैं, मेरी ये छोटी बेटी की आपने स्टोरी पढ़ी है, मेरी बड़ी बेटी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, वेरी वेरी यू नो ब्रेव, जो कि शी फाइट्स फोर्सेस ऑफ डार्कनेस मैं कहूँगी उनको। गवर्नमेंट से भी लड़ती है, लीगली वो चाहती है कि लोगों के राइट्स उनको मिलें, जो जिनके राइट्स वायलेट होते हैं वो उनको हेल्प करती है, उनको उनके साथ लेके जाती है। सो ये सोशल एक्टिविज़म तो मैंने अपनी बेटियों से सीखा। कई लोग जब अब मेरा सोशल एक्टिविज़म देखते हैं, कहते हैं तुम्हारी बेटियाँ देखो तुम पे गई। मैंने कहा नहीं, मैं उन पे गई हूँ, मैंने उनसे सीखा है, वरना आई वाज जस्ट लाइक एनी अदर। तो एम्बिशंस मेरी थी, अपने प्रोफेशन में थी कि भाई ज़ाहिर है जब आप जर्नलिज्म में आते हैं, आप अपना नाम छपा हुआ देखते हैं, इट गिव्स यू अ हाई। और मैं एक ऐसी एक्सक्लूसिव फील्ड में थी कि उसमें और कोई नहीं थी उस वक्त। सो मेरे पास अपने आप को सॉर्ट ऑफ बाउंस अप करने के लिए बहुत सी चीज़ें थी ज़िंदगी में। Are you happy with the state of journalism आजकल? Not at all, not at all. लेकिन having said that, I feel कि अच्छी बात यह है कि जर्नलिज्म अब सिर्फ वो जर्नलिज्म नहीं रही जो कि हमारे ज़माने में थी। अब बहुत से उसके डिफरेंट पहलू खुल गए हैं, और उसकी वजह से आपको अच्छी जर्नलिज्म भी मिलती है। यस, मशरूम ग्रोथ होती है तो उसमें आपको बुरा कंटेंट भी मिलता है, बट देयर आर पीपल हु आर प्रोड्यूसिंग गुड कंटेंट्स। आई जस्ट होप कि देयर ट्राइब ग्रोज। एंड व्हाट इट मेंट फॉर यू, लाइक जर्नलिज्म आपके लिए क्या था? देखिए, एक तो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन था। आई एम नॉट अ क्रिएटिव राइटर, बट जर्नलिज्म में मैं अपने ख़यालात का इजहार, एक तो रिपोर्टिंग होती है ना, शौक़ था फला चीज़ देखें, उसके बारे में लिखें, बट कुछ अपने ओपिनियंस जब आप रुकी होते हैं तो तब आप जाके खाली रिपोर्ट करते हैं। आपको अपनी ओपिनियन बहुत बाद में देने का मौका मिलता है, एज यू ग्रो इन योर प्रोफेशन। तो वो मौका मिला, फिर उन ओपिनियंस की वैलिडेशन मिली लोगों से हु मैटर, जिनकी ओपिनियन मैटर करती है कि हाँ देखें इन्होंने कहा कि ये तुमने ठीक लिखी है बात, और ये पॉइंट तुम्हारा वैलिड है, ये सब। सो ये अपनी एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी होती है। एंड देन एज यू ग्रो, जैसे अब मैं क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट की फील्ड में हूँ, मैंने अपने लिए ये चीज़ एक थोड़ा अपना फोकस नैरो कर लिया है। फर्स्ट आई यूज्ड टू बी ऑल ओवर द प्लेस विद माय राइटिंग्स। ज़्यादातर मेरी राइटिंग्स भी, स्पीकिंग भी, मॉडरेशन, ये सब। अब लिखना तो, क्योंकि लिखना इज़ नॉट द ओनली जर्नलिज्म, वो हमारे ज़माने की चीज़ थी ना, उसके बाद और मौके हैं, तो उसके ऊपर मैं फोकस कर रही हूँ। तो मैं देखती हूँ कि अल्लाह बड़ा बोलना बुलवाए, लेकिन when I'm asked to speak on a certain topic, it means that those people think my opinion has value. So that sort of gives me some validation कह लें, give me satisfaction कह लें। और ख़ास तौर पर आपके जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं, वो मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। एक बदल दो और एक वाटर फॉर वुमेन। ये क्या है, मैं इनके बारे में जानना चाहती हूँ। अच्छा, बदल दो एक प्रोजेक्ट था
ख़त्म हो चुका है, वो 2.5-3 साल तक तो कंटिन्यूसली रन किया। वो एक कंसोर्शियम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि एजुकेशन के अंदर काम करती हैं, लेकिन वो ऑल्टरनेट एजुकेशन के अंदर काम करती हैं, क्योंकि हमारे स्कूल्स बड़े रिस्ट्रिक्टिव किस्म की एजुकेशन देते हैं। और आपकी किताबें वही हैं जो मेरे बचपन की किताबें थी ना, जो पब्लिक सेक्टर में आपको स्कूल्स में मिलती हैं। तो उसमें हम कुछ क्रिटिकल थिंकिंग इंक्लूड करना चाह रहे थे। तो वी लिटरली हैड टू बेग स्कूल्स के वीकेंड पे वो अपने टीचर्स को भेजें हमारे पास। सो उनके लिए बाकायदा पूरा प्रोग्राम तरतीब दिया गया था, जिसमें उनको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई गई कि कैसे बच्चों के अंदर आप करें, कुछ म्यूज़िक से, आर्ट से, गेम से, आपके सोशल मीडिया, टॉकिंग, पब्लिक स्पीकिंग स्किल से, आपकी उनको शहर के अंदर ले गए, कैमरा पकड़ा दिया हाथ में कि जाके अब रैंडम तस्वीरें खींचें। तो जब वो रैंडम तस्वीरें खींच के वापस आते थे, देन दे वर सपोज टू थिंक अबाउट इट कि व्हाट मेड देम चूज अ सर्टन थिंग। तो किसी का कोई फेस उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, तो वो फिर उसके बारे में बात करें। तो स्टोरी टेलिंग उनको आई। जब स्टोरी टेलिंग टीचर्स को आती है ना, तो वो बच्चों की क्रिएटिव स्किल्स को भी उजागर कर सकते हैं। ये जो बदल दो है, इसके ज़रिए टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग थी कि उनकी ये स्किल्स उनमें आएंगी तो वो बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकेंगी। जाहिर है, आप एक टीचर को जब सिखा देते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। बेसिकली इट वॉज लाइक अ स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। आर्ट भी उसके अंदर था, उसमें म्यूज़िक भी था, ये तमाम चीज़ें जो निकाल दी गई जो पहले होती थी। तो उसके ज़रिए क्रिटिकल थिंकिंग और ये तमाम चीज़ें इंट्रोड्यूस करके बच्चों की ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, कि बच्चों को क्लास से बाहर भी निकालें, उनको इर्द गिर्द के को देखें, वो अपने आसपास कैसे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कुछ उनमें एम्पैथी डेवलप हो दूसरों के, अपने से कम जिनके पास वसाइल हैं उनके लिए। तो उस प्रोग्राम का सारा फोकस ये था। सही। अच्छा, दूसरा जो वाटर फॉर वुमेन है, वो प्रोग्राम एक ऐसी कंपनी की तरफ से फंड हुआ था जो कि पानी एक्सट्रैक्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन उनके आलमी कुछ अहदाफ थे कि जितने मिलियन गैलन टन हमने पानी निकाला है ज़मीन से, उतने मिलियन गैलन टन हम वापस डालेंगे। वो डालने का तरीका क्या होता है कि आपके रेन वाटर रिचार्ज के पानी को ज़मीन के अंदर जाने देते हैं हम, जैसे डैम बना के रोकते हैं, ऐसे नहीं। या आप वो कर लेते हैं, अगर कोई आपकी लाइंड कोई रिजर्वायर बनाते हैं तो उससे ज़मीन में तो नहीं जाता, वो तो सरफेस पे जाता है और आप उसको इस्तेमाल करें। उसमें प्रोजेक्ट में हमने सिंध का एक बारानी इलाका है, बिल्कुल एरिड है, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ बारिश से ही पानी आता है। वो बारिश से पानी जो आपके खड्डे वगैरह होते हैं उसके अंदर भर जाता था। और विमेन इसलिए कि पानी लाना सिर्फ़ और सिर्फ औरत का काम है। बीमार होगी, प्रेग्नेंट होगी, कुछ भी होगी, वो ही जाके पानी लाएगी। कल्चरली ये सिर्फ औरत का काम है। तो इसलिए इसका टाइटल हमने वाटर फॉर वुमेन किया कि अगर कुछ आसानी पैदा होगी तो वो औरत की ज़िंदगी में आसानी पैदा होगी। तो लोगों ने कहा कि भाई पानी तो सब इस्तेमाल करेंगे, हमने कहा ज़रूर करेंगे, लेकिन ये जो मीलों दूर जाती है, दिन में 3-4 दफ़ा अपने सर के ऊपर उठा के लेकर आती है, बगल में बच्चा होता है उसका, या हाथ में बच्चा पकड़ा होता है एक हाथ से, और एक हाथ से वो अपने संभाला होता है उसने, इतना बड़ा कंटेनर, 2-3 बैलेंस किया। जी बिल्कुल। तो वो उसकी खातिर, उसकी ज़िंदगी बेहतर बनाने की खातिर, तो इसलिए इसको टाइटल किया वाटर फॉर वुमेन। तो उसमें बाकायदा मेजर किया जाता है। तो उसमें जो नेचुरल ग्रेडियंट था कि सामने पहाड़ी से पानी, जो नाले, पहाड़ी नालों का पानी आके जिन डिप्रेशंस के अंदर जमा होता था, उनको सिर्फ एक्सकवेट करके मशीनरी से बहुत बड़ा और बहुत गहरा बना दिया, और वो जब बारिश हुई तो वो भर जाता है। अब उन औरतों को महीने 2 महीने बाद और दूर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि तकरीबन पूरा साल उनके करीब पानी रहता है, अगली बारिश में फिर भर जाता है। उसको बाकायदा मेजर किया जाता है कि कितने मिलियन गैलन आपने वापस ज़मीन के अंदर डाला है। वो मेजरमेंट्स उस के अगेंस्ट मेजर टैली की जाती है कि इतना निकाला था, इतना डाला जाता है। तो ज़्यादातर जो उस कंपनी के टारगेट्स हैं वो अफ्रीका में पूरे हो जाते थे, लेकिन एक मरतबा मौका मिला तो जो पाकिस्तान में उनके कंट्री रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं या CEO कह लें, डायरेक्टर कह लें, उन्होंने हाथ उठा दिया कि पाकिस्तान में हमें करने दें ये। तो ये बहुत कामयाब हुआ, और उसकी बाकायदा 10 साल तक मॉनिटरिंग है। वो प्रोजेक्ट सिर्फ 3 साल का था, और 10 साल तक हम वो पानी मेजर करके उनको देते रहेंगे कि कितना पानी ज़मीन के अंदर वापस गया। और ये सिर्फ सिंपल कह देना कि ज़मीन के अंदर वापस गया, उससे उन औरतों की ज़िंदगी पे तो फ़र्क पड़ा। फिर आपने जर्नलिज्म का कहा, जर्नलिज्म इज़ नाउ ऑल्सो रादर सोशल मीडिया इज़ एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ जर्नलिज्म।
उसकी एक छोटी सी फिल्म बना के हमने उस पर डाली अपनी वेबसाइट पे, जिस इदारे के साथ हमने ये किया। उस इदारे को एक अनोनिमस डोनर, मैं उस इदारे की ट्रस्टी हूँ, इस वक्त चेयर ऑफ द बोर्ड हूँ, मुझे अब तक उस ट्रस्ट का नाम नहीं पता उस डोनर का। उसने कहा कि इनकी ज़िंदगी और मज़ीद कैसे आसान हो सकती है। तो अफ्रीका ही में वो कहलाते हैं हिप्पो रोलर। वो ड्रम होता है जिसका एक हैंडल होता है और वो ड्रम पहिए की तरह आप ले जाते। तो ये औरतें जो अपने सर के ऊपर उठा के लेके जाती थी, उनको वो ड्रम, उन्होंने अनोनिमस जो डोनर हैं उन्होंने पैसे दिए, उनसे हमने इन ख़वातीन के लिए वो रोलर लिए। और अब वो जो 4-4, 5-5, 6-6 गैलन, कभी कभी 10 गैलन लेकर आती थी दिन में 4 मरतबा, अब वो 40 गैलन एक मरतबा दिन में जाती थी, लेके आ जाती थी। और उसको घसीट के लाना होता था क्योंकि पहिए की तरह होता है वो, तो वो रोल करता है ज़मीन पे रड़े मैदान में भी। तो वो वाटर व्हील्स के नाम से जाने जाते हैं, तो वो दिए गए उनको। तो ये इस तरह से बेहतर होता चला गया। उस कम्युनिटी के साथ इंगेज करने का फ़ायदा ये हुआ कि फिर उनको हाइजीन की ट्रेनिंग दी, फिर उनके कुछ जेंडर रोल्स को हमने तोड़ने की कोशिश की। एक बुकलेट छापी, पिक्टोरियल, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, और उसमें हमने ये दिखाया कि जो लड़के हैं वो भी जा रहे हैं पानी लाने के लिए, या कोई बूढ़ी औरत लेके आ रही है तो उससे उन्होंने उठा लिया वो ड्रम और कहा कि हम पहुंचा देते हैं। घर के काम में मर्द भी मदद कर रहे हैं। दीज आर टोटली नॉन एग्जिस्टेंट जेंडर रोल्स राइट नाउ। लेकिन हमने ये सोचा कि अगर स्कूल के बच्चे इस किस्म की इमेजेस के साथ ग्रो करेंगे तो उनके लिए उसकी एक्सेप्टेंस और उनके अपने खुद उस तरह से ज़िंदगी में करना ज़्यादा आसान होगा। तो ये जो बिहेवियर चेंज है ना, ये बड़ा लॉन्ग टर्म चीज़ होती है। इसके लिए आपको करते 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 बहुत वक्त लगता है, लेकिन इसमें आपको तब्दीली नज़र आती है पॉजिटिव। और आप इतना कुछ करिए, मैं आपसे इतने सारे सवाल कर सकती हूँ, लेकिन आई थिंक टाइम के हिसाब से जो एक और सवाल मेरा था, स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग। हाँ, ये यहाँ तक ये कैसे आपका आना हुआ, इंटरेस्ट डेवलप हुआ? एंड बैक देन ख़वातीन का, आपने भी जेंडर रोल्स की भी बात की, तो हमने तो फेमिनिटी को एसोसिएट ही नहीं किया कभी स्पोर्ट्स के साथ। हाउ डिड दैट हैपन? अच्छा, ये द यूनिवर्स मेड इट हैपन। ठीक है, सिंपल आंसर इसका ये है कि आई वाज एट अ राइट स्पॉट एट द राइट टाइम। मैं क्रिकेट की एडिक्ट तो हो चुकी हुई थी, ठीक है, उससे पहले, यूनिवर्सिटी जाने से पहले ही, इनफैक्ट स्कूल की एज से टीवी पे देखा, पसंद आया। मेरे घर में कोई रोल मॉडल नहीं थे क्रिकेट के, मेरा बड़ा भाई कोई नहीं, मैं सबसे पहले, मतलब आई एम दी एल्डेस्ट। और उस ज़माने में ना लड़कियां जाती थीं देखने जहाँ लड़के खेल रहे हों, कुछ ऐसा नहीं होता था। तो मैंने फुटपाथ से किताबें ख़रीदी, क्रिकेट कोचिंग की। जब मैच आ रहा होता था मैं गोद में रखती थी, और जब वो उसकी फील्ड प्लेसिंग की बात करते थे मैं जल्दी से नीचे देखती थी ताकि मुझे समझ में आए। समझ आना शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी में जब मैं पहुंची तो तब तक मैं क्रिकेट में फुली एंग्रॉस थी। तो वहाँ लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं, क्लास में इकट्ठे बैठ के बात भी कर रहे होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं। तो जब क्रिकेट मैच होता है तो पाकिस्तान में और कुछ नहीं हो रहा होता, राइट? एवरीबडी वुड स्पीक अबाउट क्रिकेट, एटलीस्ट तब तो ऐसे ही होता था, अब थोड़ा और डाइवर्सिफाई हो गया। तो उनमें से उसी ज़माने में जो हमारे दोस्तों के ग्रुप में एक साहब थे, उनको जॉब मिली एज अ स्पोर्ट्स रिपोर्टर इन अ न्यूज़पेपर। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि ये जो तुम बोल रही हो ये तो मुझे लिख के दो, मैं छाप दूंगा। उन्होंने छापना शुरू किया एंड दैट्स इट। मुझे और ऑफर्स आई। पहले मैं उर्दू में लिखती थी, उर्दू अखबार था उनका। फिर एक इंग्लिश अखबार वालों ने कहा आप भी हमारे लिए भी लिखें। देन आई गॉट अ जॉब। होते होते क्रिकेटर मैगजीन की एडिटर बन गई। पाकिस्तान के जो सबसे बड़े क्रिकेटर रहे हैं हनीफ मोहम्मद, उनकी ऑटोबायोग्राफी उनके लिए घोस्ट राइट की, एक और राइटर के साथ मुश्ताक मोहम्मद की ऑटोबायोग्राफी छपवाई। सो आई वाज टोटली इनटू क्रिकेट, टोटली। तो उस वक्त मैं कहूँगी कि मुझे इसमें किसी ने पुश नहीं किया, शौक़ तो खैर मेरा अपना ही था। आई एम वन ऑफ दोज लकी पर्सन्स जिसमें घर से रुकावट नहीं मेरे की राह में आई। तो घर वालों ने मेरा रास्ता तो मुतय्यन नहीं किया कि मैं क्या करूं, लेकिन जब मैं कुछ करना चाह रही थी तो उससे मुझे रोका नहीं। तो जब मैं क्रिकेट की उसमें चलती चली गई तो सिर्फ एक चीज़ मेरे वालिद ने कही थी। एक मैं पार्ट टाइम के तौर पे क्रिकेटर मैगज़ीन के एडिटर ने मुझे ऑफ़र की थी, मैंने ज्वाइन की, तब मैं ऑनर्स में थी। और मेरे वालिद को मेरा शौक़ पता था, जो मेरी ड्रीम मैंने आपसे शेयर की कि मैं PhD करके और जंगलों बयावानों में जाना चाहती थी। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर तो तुमने
अपना मास्टर्स और ये आगे पढ़ाई करनी है तो ये जॉब अभी छोड़ दो, वो मुकम्मल कर लो। दैट्स द ओनली थिंग ही सेड एंड आई अंडरस्टूड इट इमीडिएटली इन अ हार्ट बीट। मैंने वो छोड़ी, क्रिकेट पे लिखती रही एज अ फ्रीलांसर, कंट्रीब्यूट करती रही मैं, लेकिन मैंने पढ़ाई अपनी मुकम्मल की। लेकिन फिर वो जॉब की भी ऑफर क्रिकेट में आ गई, मैं वहाँ निकल गई। I've never looked back, never regretted anything I've done in my life. Awesome. Never ever. Awesome. मेरे पास बस कुछ फनी से और कुछ इंटरेस्टिंग से रैपिड फायर के क्वेश्चंस हैं। Oh God, अच्छा, ओके। यहीं से स्पोर्ट्स की, क्योंकि हम बात कर रहे थे, बस मैं जल्दी से यहीं से स्टार्ट करती हूँ। Which one is your favorite? 92 वर्ल्ड कप में इमरान खान की विकेट या 86 में मियांदाद का छक्का? मियांदाद का छक्का भाई, वो तो एक मिरेकल था जो उसने किया ना। 92 का वर्ल्ड कप में तो पूरी टीम की कोशिश थी, 3-4 खिलाड़ी थे जिनका कंट्रीब्यूशन था, इंजमाम था, वसीम अकरम था, आपके बहुत से खिलाड़ी थे। इमरान तो कैप्टन था बस उस टीम का ना, लेकिन ये मियांदाद का छक्का तो मियांदाद का छक्का था। इससे बढ़ के कोई चीज नहीं हो सकती। सही। अच्छा, ओडीआई या T20? या मैं डायनासोर हूँ, T20 नहीं है, क्रिकेट नहीं है। सही। You wear so many hats. Which one is your most favorite? I wish I knew. मैं तो एक उतारती हूँ, दूसरी पहन लेती हूँ। So टाइम आता रहता है, फेवरेट एक वक्त में कोई और फेवरेट है, एक वक्त में कोई और। देखें, अभी तक अगर आप कहें तो जैसे मैंने आपसे खुद कहा कि एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, लेकिन वो भी जर्नलिज्म का भी एक काम है, लेकिन वो अब ट्रेनिंग और टीचिंग में भी मैं आ गई, यूनिवर्सिटीज़ में भी मैंने विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे पढ़ाया। सो आई फील आई एम एट दैट एज, ये बड़ा पॉम्पस लगेगा कहते हुए, कि मेरे पास जो नॉलेज है या जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो मैं शेयर करूँ, ट्रांसफ़र करूँ। अभी हमारे जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास है। अगर आपके पास होती तो आप सबसे पहला क्या रिफॉर्म लेकर आती? रिफॉर्म क्या लेके आती? उसके लिए पैसे ज्यादा लेकर आती। वो सबसे पुअर मिनिस्ट्रीज में से कंसिडर की जाती है, और मुश्किल ये है कि वो उसके खाते में वो कुछ डाल दिया जाता है जो उसका काम ही नहीं है। मिनिस्ट्री पॉलिसी मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसका ये काम नहीं है कि वो डिजास्टर में भी वही सब कुछ देखे। बहुत से और इदारे हैं हमारे यहाँ, लोग मुल्क में जो हमारा जुरिस्डिक्शनल स्ट्रक्चर है उसको नहीं पहचानते। एनवायरनमेंट जो है वो सूबाई शोबा है, और जब सारा नज़ला किसी ने गिराना होता है तो वो फेडरल मिनिस्ट्री पे गिराते हैं। उनका काम है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, आपने ट्रीटीज़ की हुई हैं, उनको देखें, नेशनल किस्म की एक पॉलिसी बना दी है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए करें। सो रिफॉर्म वाली बात नहीं है, रिफॉर्म ऐसे नहीं होते, आप उसको वसाइल दीजिए। उसकी वेबसाइट पिछले 3 दिन से नहीं चल रही, चलिए आप रिफॉर्म पे बात कीजिए, ठीक है। आजकल आपका सबसे फेवरेट क्रिकेटर? यार मैं क्रिकेट से इतनी दूर चली गई हूँ, मुझे रियली नहीं पता। पूरा मुल्क मेरे ख्याल से क्रिकेट से थोड़ा दूर चला गया। नहीं, मैं तो फिर किसी और डायरेक्शन में निकल गई ना। तो मैं जो क्रिकेट ग्रुप का हिस्सा भी हूँ, उसके दिन रात वो ग्रुप्स जो है एक्टिव होते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि मैच नहीं देखा कोई फॉर लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम, तो मुझे नहीं मालूम है। यस, बाबर आजम का नाम सुना है, इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर, बहुत अच्छा बैट्समैन है। बॉलर्स वगैरह, आई एम रियली प्रिटी क्लूलेस। सही। थैंक यू सो मच Afia, it was Thank such you an for honor having me. to have this conversation. I had fun having talking, this बस जाते जाते हमारी मॉमकास्ट की ऑडियंस और पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए कोई मैसेज, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हो या जनरली एनीथिंग यू वांट टू से। देखें, थैंक यू फॉर लेटिंग मी से दिस। पाकिस्तान की ख़वातीन, आपका इसका टाइटल मॉम कास्ट है, बट आई एम एड्रेसिंग दोज हु आर नॉट मॉम्स येट, wannabe moms, not wannabe moms, but they are still women. अपने आप को इम्पोर्टेंस दें प्लीज़, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपना ख्याल रखें, अपनी बेहतरी के लिए जो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जो अवेलेबल हैं, उन तक रसाई हासिल करें। आप बाकी चीज़ों को सेकेंडरी रखें, क्योंकि आप खुद अगर आपकी वेलबींग होगी तो आप अपने घर का भी, अपने बच्चों का भी, अपने करियर का भी, हर चीज़ का अच्छा ख्याल रख सकेंगी। सो सेकेंड हैंड वो ना लिया करें ओपिनियंस। आप इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, फाइंड आउट व्हाई नॉट एंड देन टेक एक्शन, ठीक है। किसी को अपने रास्ते की रुकावट ना बनने दें, स्पेशली जो आपके कल्चरल टैबूज़ हैं उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
अपनी छाती का मुआयना आप खुद कर सकते हैं और किसी भी गुठली या सख्त मांस की महसूस होने की सूरत में आप फ़ौरन इलाज के लिए अपने लोकल हेल्थ सेंटर्स या शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल, बैतुल सुकून ब्रेस्ट क्लिनिक और ग्रीन स्टार से भी फर्दर इंफॉर्मेशन और डिटेल ले सकती हैं। मॉम कास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें और इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें। थैंक यू।